कहानी का आगाज होता है साल 1962 से, जहां पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा शिप चल रहा होता है जिसका नाम एंटोनिया ग्राजा होता है। इस शिप पर 600 पैसेंजर्स मौजूद होते हैं जो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे होते हैं। शिप पर एक जबरदस्त पार्टी चल रही होती है जहां एक खूबसूरत सिंगर गाना गा रही होती है और सब लोग डांस और मस्ती कर रहे होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके साथ बहुत डरावना हादसा होने वाला होता है। अचानक एक आदमी इंजन रूम में जाकर एक लेवर ऊपर खींच देता है। लेवर उठते ही एक बहुत तेज नुकीला स्टील वायर पूरे हॉल में टाइट होकर सब लोगों के दरमियान से गुजरता चला जाता है। देखते ही देखते सबके जिस्म दो टुकड़ों में कटने लगते हैं। हर तरफ खून फैल जाता है। सिर्फ एक छोटी लड़की केटी बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम होती है और वायर उसके सर के ऊपर से निकल जाता है। इसके बाद कहानी 40 साल बाद का सीन दिखाती है जहां कुछ लोग एक टग बोट की मदद से एक बड़े पुराने शिप को खींचकर ले जा रहे होते हैं। अचानक वो पुराना शिप डूबने लगता है। टीम लीडर अपनी टीम की लड़की मर्फी को शिप पर भेजता है ताकि वो वायर काटकर टग बोट को आज़ाद कर सके। मर्फी को पता चलता है कि शिप के नीचे दरार पड़ चुकी है और पानी तेजी से भर रहा है। शिप 5 मिनट में डूब जाएगा। लीडर मर्फी को ऑर्डर देता है कि वायर को आज़ाद करो और वापस आओ, लेकिन मर्फी शिप को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि इस शिप को ढूंढने में 3 महीने लगे थे। वो पानी में कूदकर क्रैक को वेल्ड कर देती है। दो और टीम मेंबर्स भी उसका साथ देते हैं और वो शिप को डूबने से बचा लेते हैं। बाद में वो शिप बेचकर बहुत पैसा कमाते हैं। यहीं जैक नाम का एक आदमी उनको देख रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि ये लोग खोए हुए शिप्स को ढूंढ कर बेचते हैं। जैक इन्हें एक ऐसे शिप के बारे में बताता है जिसमें खजाना छुपा हुआ है। ये वही शिप होता है एंटोनिया ग्राजा, जो 40 साल पहले गायब हुआ था। टीम लीडर पहले शक करता है मगर पैसों का सुनते ही सब तैयार हो जाते हैं। ये लोग समुंदर के एक सुनसान हिस्से में पहुंचते हैं जहां उन्हें शिप का सिग्नल मिलता है। कुछ ही देर में वही पुराना और बहुत बड़ा शिप उनके सामने आ जाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। लीडर कुछ लोगों को टगबोट पर छोड़कर बाकी लोगों के साथ शिप एक्सप्लोर करने जाता है। अंदर अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक बड़ी घड़ी का कांटा हिला हुआ होता है, फिर रुक जाता है। बहुत स्ट्रेंज। आगे जाते हुए मर्फी का साथी जमीन टूटने की वजह से गिरने लगता है। मर्फी उसे पकड़ती है और नीचे उसे एक छोटी लड़की नजर आती है, केटी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 40 साल पहले थी। यानी ये केटी की आत्मा होती है। मर्फी शॉक हो जाती है। टीम आगे एक्सप्लोर करती है और एक डिजिटल वॉच मिलती है जो 40 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसका मतलब कोई और भी रिसेंटली यहां आया था। अगली सुबह पता चलता है कि शिप में बहुत बड़ा होल है और पानी भरता जा रहा है। वो डिसाइड करते हैं कि पहले होल को वेल्ड करेंगे और पानी बाहर निकालकर फिर शिप को टग बोट से बांध देंगे। एक्सप्लोर करते हुए मर्फी स्विमिंग पूल के पास जाती है जहां बहुत सारी बुलेट्स के निशान होते हैं। यही दोबारा केटी नजर आती है और मर्फी घबराकर पूल में गिर पड़ती है। उसके सर से खून निकलता है जो पूल एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत क्रीपी। जैक उसे बाहर निकालता है। उनके जाते ही पूल खून से भर जाता है। लीडर को शिप का कैप्टन रूम मिलता है जहां एक ग्लास और अल्कोहल बिल्कुल फ्रेश रखी होती है जैसे कोई अभी पी कर गया हो। मिरर में उसे पुराने शिप का कैप्टन नजर आता है। वो डरकर भाग जाता है। टीम का मेंबर मार्क को एक लेडी सिंगर की आवाज सुनाई देती है, वही सिंगर जो 1962 में थी। मर्फी और जैक एक रूम में लग्जरी कार फिर गोल्ड का भरा हुआ बॉक्स पाते हैं। 7 सामान हटाते हैं तो ऐसे 9 बॉक्स मिलते हैं। हर एक में 28 गोल्ड प्लेट्स होती हैं। सब पागल हो जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि शिप को छोड़कर सिर्फ गोल्ड लेकर भाग जाएंगे। गोल्ड टग बोट में रखकर वो निकलने की तैयारी करते हैं। टग बोट का कैप्टन इंजन साफ करता है लेकिन गैस सिलेंडर का वाल्व अपने आप खुल जाता है। गैस फैल जाती है। मर्फी को केटी दोबारा दिखती है जो भागकर कुछ बताना चाहती है, लेकिन कोई केटी को पीछे खींचकर गिरा देता है। अचानक टग बोट में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कैप्टन मर जाता है। सब लोग अब इस भूतिया शिप में फंस चुके होते हैं। मार्क उदास होकर पुरानी शराब पीता है। उसकी आंखों के सामने सब फर्नीचर ठीक हो जाता है और वो लोग जो 40 साल पहले मरे थे सब जिंदा होकर उसके आसपास आ जाते हैं। सब क्लैप करते हैं। सिंगर उसके पास आकर उसे अपने हाथों में फंसा लेती है। मार्क भी बेवकूफों की तरह उसके पीछे चला जाता है। पता ही नहीं चलता कि सिंगर उसे एक ट्रैप में फंसा रही थी। वो लेडी सिंगर फ्लोर के किनारे पर खड़ी होकर मार्क को बुला रही होती है। मार्क को सिंगर को पाने के चक्कर में फ्लोर से नीचे गिरकर मर जाता है। फिर हमें टीम का लीडर दिखाया जाता है जो इस पुराने शिप के कैप्टन के रूम में बैठा होता है।
तभी वो देखता है कि शराब की बोतल अपने आप ही सरक रही है। कुछ देर बाद उसके सामने इसी शिप के कैप्टन की आत्मा आ जाती है। ये देखकर टीम का लीडर बहुत घबरा जाता है। शिप का कैप्टन उसे ग्लास में शराब डालकर पीने को देता है। साथ ही एक फोटो देता है जिसमें एक शिप होता है जिसका नाम लॉरेलाई होता है। कैप्टन बताता है कि बहुत साल पहले उनके पास एक आदमी आया था जिसने उनको लॉरेलाई शिप के बारे में बताया था। उसने कहा था कि लॉरेलाई में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जब हमने लॉरेलाई शिप को रेस्क्यू किया था तो हमें वाकई वो सारा खजाना मिल गया। कैप्टन फिर एक और फोटो दिखाता है और कहता है, ये वो आदमी है जिसने हमें लॉरेलाई शिप का बताया था। लीडर फोटो देखकर होश खो देता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, जैक होता है। और वो फोटो 40 साल पुरानी होती है। 40 साल गुजर जाने के बाद भी जैक की शक्ल में जरा सा भी तब्दीली नहीं आई थी। अब लीडर समझ जाता है कि जैक को इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। ये सब समझते ही लीडर अपनी टीम को इस शिप से निकलना चाहता है। वो जल्दी जल्दी अपने साथियों को ढूंढने लगता है। तभी उसके सामने उसका वही साथी आ जाता है जो टग बोट में गैस लीक की वजह से ब्लास्ट में मर गया था। दरअसल ये उस साथी की आत्मा होती है जो लीडर को मारने आ रही होती है। लीडर भागता है लेकिन तभी मर्फी आ जाती है। आत्मा गायब हो जाती है, लेकिन लीडर को मर्फी का चेहरा बिल्कुल उसी मरे हुए साथी जैसा लगने लगता है। इस गलतफहमी में लीडर मर्फी को भूत समझकर उस पर हमला कर देता है। मर्फी अपनी जान बचाने के लिए उसका पांव जख्मी कर देती है। लीडर दोबारा उस पर टूट पड़ता है, पर पीछे से जैक आकर लीडर को लोहे की रॉड से सर पे मारकर बेहोश कर देता है। जैक वही आदमी होता है जो सबको यहाँ लाया था। सिर्फ लीडर ही समझ चुका था कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। जैक को भी पता चल जाता है कि उसकी सच्चाई लीडर को मालूम हो गई है, इसलिए वो सबको लीडर के खिलाफ भड़का देता है। वो कहता है कि अगर लीडर होश में आया तो सबको नुकसान पहुंचा देगा। टीम को बात सही लगती है और वो लीडर को एक बड़े टैंक में फेंक देते हैं। अब टीम के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो प्लान के मुताबिक शिप को रिपेयर करने लग जाते हैं। वो पानी आने वाली सुरंग को वेल्ड कर देते हैं और पंप से पानी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। मर्फी देखती है कि उनका एक साथी मार्क कहीं नजर नहीं आ रहा। वो उसे ढूंढने निकलती है। तभी उस छोटी लड़की की आत्मा यानी केटी दोबारा आ जाती है और बताती है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो वो मर चुका है। मार्क सिंगर को पाने के चक्कर में मर गया था। केटी फिर मर्फी का हाथ पकड़कर उसे 1962 की उस रात में ले जाती है जब सब लोग मारे गए थे। उस रात शिप पर सबको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। एक गैंग था जो गोल्ड लूटना चाहता था। कुछ लोगों को खाने में जहर देकर मार दिया, कुछ को वायर से 2 टुकड़ों में काट दिया, कुछ को गोलियां मार दी गईं। केटी भी नहीं बच पाई। उसे उन लोगों ने उसके रूम में ले जाकर फांसी दे दी। इस सब की मास्टरमाइंड वही लेडी सिंगर थी। गोल्ड लूटने के लिए उसने सारी साजिश रचाई थी। ऑफिसर भी उसका साथ दे रहा था, लेकिन सिंगर ने एक इशारे पर उस ऑफिसर को भी गोली मार दी। सिंगर को लगा कि अब सारा गोल्ड उसका है, पर तभी असली मास्टरमाइंड आता है और वो सिंगर को लोहे की चेन से लटका कर मार देता है। मर्फी सब कुछ देख लेती है और जब मास्टरमाइंड का चेहरा देखती है वो शॉक हो जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। जैक ने ही उनको गोल्ड का लालच देकर यहाँ बुलाया था, क्योंकि शिप में छेद हो गया था और डूब रहा था। शिप को बचाने के लिए उसे स्किल्ड लोग चाहिए थे। अब शिप ठीक हो चुकी थी और जैक को इन लोगों की जरूरत नहीं रही थी। अब वो सबको मार देता। मर्फी को याद आता है कि टीम लीडर को टैंक में बंद किया था। वो दौड़कर लीडर के पास जाती है, मगर लीडर पानी भर जाने से मर चुका होता है। मर्फी कोशिश करती है टैंक का शीशा तोड़े, पर शीशा बहुत मजबूत होता है। मर्फी फिर डॉज के पास जाती है और उसे जैक की पूरी सच्चाई बताती है। कहती है कि जैक जहां दिखे उसे शूट कर देना। मर्फी के जाते ही जैक डॉज के सामने आ जाता है। जैक चालाकियां करता है, लेकिन डॉज समझ जाता है और जैक पर गोली चला देता है। जैक दूर गिरता है। डॉज सोचता है जैक मर गया और वहां से चल देता है, मगर जैक जिंदा होता है। मर्फी को पता चलता है कि उसका दूसरा साथी भी पानी में मर चुका है। अब सिर्फ डॉज बचा होता है। मर्फी डिसाइड करती है कि पूरे शिप को ब्लास्ट कर देगी। वो शिप के हर कोने में बॉम्ब्स लगा देती है। तभी डॉज आ जाता है और कहता है कि उसने जैक को मार दिया। मर्फी कहती है कि जैक नहीं मरते, वे डीमन हैं। हम शिप को ब्लास्ट करेंगे ताकि कोई और सोल फंसी ना रहे और जैक किसी को कैद न कर सके। डॉज गुस्से में कहता है कि ब्लास्ट से गोल्ड बर्बाद हो जाएगा। मर्फी कहती है कि गोल्ड जैक का ट्रैप है, हम इसे कभी नहीं ले जा सकते। जैक अपना असली रूप में आ जाता है और बताता है कि वो एक सोल कलेक्टर है। पहले वो इंसान था, मगर गुनाहों की सज़ा में ये काम मिला।
उसे सोल्स जमा करनी होती हैं और इसके लिए शिप चाहिए। वो नहीं चाहता कि मर्फी शिप ब्लास्ट करे। जैक मर्फी को एक चांस देता है कि तुम शिप ब्लास्ट ना करो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मर्फी इनकार करती है। जैक लोहे की रॉड से उस पर हमला करता है। मर्फी नीचे गिर जाती है। जैक उसे मारने आगे बढ़ता है, मगर मर्फी तीर चलाकर बॉम्ब के रिमोट पर मार देती है और खुद पानी में कूद जाती है। शिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। शिप डूबने लगती है। मर्फी फंस जाती है, पर केटी की आत्मा आकर उसे ऊपर का रास्ता दिखाती है। सब सोल्स आज़ाद हो जाते हैं। मर्फी मुश्किल से समंदर के ऊपर पहुंचती है और एक बॉक्स का सहारा लेकर तैरती रहती है। एक पासिंग शिप उसे रेस्क्यू कर लेता है। एम्बुलेंस में ले जाते वक्त मर्फी देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और शिप का गोल्ड एक और शिप में ट्रांसफ़र कर रहा है, ताकि वो फिर नए लोगों को लालच देकर मार सके और उनकी सोल्स कैद कर सके।